हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। मैं इस वक्त बात करूँगा जिसके लिए पूरी दुनिया परेशान है, इराक, ईरान और इज़राइल के बीच में जो जंग चल रही है। देखिए, जहाँ तक इज़राइल का अटैक है, इज़राइल और अमेरिका, इवन अरब कंट्रीज़ का, सबका अब से नहीं बहुत दिनों से ये प्लान रहा है कि किसी तरह से ईरान को ख़त्म कर दिया जाए, और अगर ईरान ख़त्म हो जाएगा तो हिजबुल्लाह या हूतीज़ या हमास वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल में आ जाएगा। इसी चीज़ को रहते हुए लेकिन ट्रंप जो आए हैं पावर में, चूँकि उनका मकसद मेन है कि पीसफुल माहौल हो जिससे कि वो अपना बिजनेस बढ़ा सके। उनका बार बार कहना है कि मैं दुनिया में कहीं भी वार है सो बंद करा दूंगा, हालांकि वो कामयाब नहीं हो पाए यूक्रेन में, नहीं गाज़ा में, जो उन्होंने वायदा किया था। लेकिन ये भी आपको सबको पता है कि ट्रंप साहब अपनी किसी बात पर रहते नहीं। उनके बातें जो हैं, उनकी जो सोच है, रोज़ाना बदली हुई नज़र आती है। एक बार उन्होंने कहा कि मैं चाहता हूँ कि गाज़ा के जितने भी लोग हैं वो गाज़ा को खाली कर दें और मैं इसे डेवलप करूँगा एक बहुत बड़े टूरिस्ट सेंटर में। उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं खुद नहीं बल्कि मैं जिम्मेदारी इज़राइल को दूंगा कि वो खाली करा करके मुझे हैंड ओवर करें। और ज़ाहिर इज़राइल तो चाह रहा है कि किस तरह से डिस्ट्रक्शन हो, गाज़ा खाली हो जाए, फ़लस्तीन से वहाँ से भगा दिए जाएँ, कहीं और जाके सेटल कर ली जाए। दिस इज़ व्हाट इज़राइल वांटेड। तो उसी चीज़ को लेके तो मेन मकसद जो है इनका, चूँकि हमास को तो 20 महीने से ज़्यादा हो गया अब गाज़ा में अटैक कर रहे हैं, मेन मकसद। लेकिन जो ईरान की प्रॉक्सीज हैं, हिजबुल्लाह और हुतीज़, उन्होंने इनके नाक में दम कर दिया। अब फाइनली अमेरिका चूँकि ट्रम्प पीस चाहता है लेकिन अपने टर्म्स के ऊपर चाहता है, उसकी अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस। उसने कहा कि, और देखिए यही नहीं, उसने इज़राइल को बीच में नहीं डाला, चूँकि इज़राइल कभी नहीं चाहता कि ईरान के साथ अमेरिका कोई बात करे। लेकिन ट्रम्प ने डायरेक्टली मैसेज भेजा और बात करी ईरान से, और बात यहाँ तक बढ़ी कि उनमें ओमान के अंदर मीटिंग भी उनकी 4-5 हो गई। और मामला हर बार उनका स्टेटमेंट ये आता रहा कि हमारी जो बातें वो सही डायरेक्शन में आगे बढ़ रही है। लेकिन बीच बीच में ये भी कहते रहे कि ईरान को ये मेरी कंडीशन माननी पड़ेगी कि ज़ीरो टॉलरेंस होगी न्यूक्लियर मामले में, और उन्हें न्यूक्लियर जो उनका, इवन इफ इट इज फॉर सिविलियन पर्पज, इट इज़ टू बी कम्प्लीटली क्लोज्ड, इसे पूरा बंद करना होगा। जिसके जवाब में ईरान बार बार कहता रहा कि हम इसे मिलिट्री के लिए तो कभी यूज़ कर ही नहीं रहे, हमारी जो रिसर्च सब डेवलपमेंट है वो तो सोशल, जो आपका दूसरी चीज़ें हैं, नॉन मिलिट्री मेडिसिन है एट्सेट्रा, उसमें हम यूज़ करने के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन चूँकि ख़तरा है, नीयत साफ नहीं है, और ईरान, इज़राइल जो है वो सबसे बड़ा एक अमेरिका का रिलायबल एलाई है जो कि वहाँ बैठा है। अरब से भी अमेरिका की रिलाई है, लेकिन उन पर वो यकीन नहीं करता। उनसे तो सिर्फ पैसा खींचना, ब्लैकमेल करना, दबाव बनाना है। एनी हो, अभी जो बात होने वाली थी अमेरिका की, वो 15 तारीख को मस्कत में होनी थी। लेकिन 3-4 दिन पहले एक मैसेज आया कि ट्रंप साहब ने अपने एम्बेसीज के लोगों को और जो मिलिट्री के बेसिस हैं उनमें जो उनकी फैमिलीज हैं उन्हें एवैक्यूएट करने के लिए कह दिया कि वो वापस निकल जाए। तो अंदाज़ा तो उससे हो रहा था कि कुछ होने वाला है। लेकिन देखिए, चूँकि 15 तारीख थी तो ईरान ये सोचे हुए था कि अगर कुछ होगा तो 15 के बाद होगा, चूँकि 15 को बात होनी है, और अमेरिका भी कह रहा है कि वी आर मूविंग इन द राइट डायरेक्शन और कुछ ना कुछ निकलेगा। और अगर जाहिर है 15 को कोई समझौता नहीं हुआ तो उसके बाद सर्टेनली देयर वाज एवरी पॉसिबिलिटी कि
इजराइल उन पर अटैक करे एंड वाइस वर्सा। तो दे वर अनअवेयर ऑफ द रियलिटी। ये गलती हुई है ईरान से कि उन्होंने 15 को मीटिंग होती है, चूँकि चाहता भी नहीं है नेतन्याहू कि अमेरिका का टेबल के ऊपर कोई ईरान से समझौता, लिहाजा उसने 15-13 ही तारीख को रात में ईरान के ऊपर बहुत बड़ा अटैक कर दिया। चूँकि ईरान वाले तो एक्सपेक्ट ही नहीं करी, उनकी गलती थी, हालांकि उन्हें बहुत चौकस रहना था, चूँकि उन्हें यकीन नहीं करना चाहिए अमेरिका ट्रंप के ऊपर या इजराइल के ऊपर, लेकिन गलती से वो ये सोचे हुए थे कि 15 को जो होगा उसके बाद, तो उसने सरप्राइज़ अपना अटैक किया ईरान ने, और उनके बड़े भारी जो साइंटिस्ट थे, कुछ आर्मी के लोग थे, उन्हें मार दिया। और उस दिन थ्रू आउट वर्ल्ड लोग जो शांति चाहते हैं, जो सॉल्यूशन निकालना चाह रहे थे, कोई निकले रास्ता निकले, देवर अंडर वो बिल्कुल ये समझिए बेहद डिस्टर्ब थे, और ये सोच रहे थे कि ईरान का तो सब कुछ तबाह कर दिया, अब ईरान क्या करेगा, और ईरान पे तो कब्जा कर लेगा ये इजराइल और अमेरिका दोनों मिल करके। तो सबकी राय ये थी कि शायद ईरान कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन ईरान ने 17-18 घंटे के बाद ही 13 और 14 के बीच में वो अटैक इजराइल ने किया था 13 तारीख की अर्ली इन द मॉर्निंग 2 बजे। तो 13 और 14 की रात में ईरान ने अटैक कर दिया, और वो ऐसा अटैक, हिस्टोरिकल अटैक किया कि जिसमें बेहद डिस्ट्रक्शन हुआ, जो ना अमेरिका सोच सकता था और ना ही इजराइल सोच सकता था। उसके बाद जाहिर है अब 2 बात थी, अगर इजराइल के अटैक 13 तारीख के अटैक के बाद ईरान ना अटैक करता तो भी उसका खात्मा हो जाता। फिर तो जो गाज़ा में किया है वो सब करने में इजराइल को बहुत आसानी हो जाती है अमेरिका की सपोर्ट से, एंड यूरोप एंड इवन अरब्स की सपोर्ट से। और अगर किया तो सर्टेनली उसमें ये ख़तरा है कि ईरान अकेला अगर होता है और अमेरिका वगैरह खुल के इजराइल के साथ है, तो ईरान नहीं फेस कर पाएगा। अमेरिका भले ही वो मुखालिफ हो, कोई उनके या उनके बारे में अच्छी राय ना रखे, लेकिन अमेरिका एक पावर है, सुपर पावर। तो अमेरिका से ईरान या कोई भी कंट्री अगर सोचे कि हम लड़ाई करके कुछ कर सकेंगे, ऐसा मुमकिन नहीं। एनी हाउ उसके लिए तो मरता क्या नहीं करता कि अटैक ना करता तो भी गाज़ा बनता, और अटैक किया तो उसे खतरा था कि पूरी दुनिया, वेस्टर्न वर्ल्ड प्लस अमेरिका और यूरोप और अरब से मिल करके शायद उसे तबाह न कर दें। लिहाजा इजराइल ने धमकी दी बहुत बड़ी, और उसके बाद फिर एक बड़ा अटैक किया और कहा कि अगर आपने अब रेस्पॉन्ड किया, देखिए धमकी कहाँ तक, ईरान से कहा कि अगर मैं हमारे इस अटैक को आपने दोबारा रेस्पॉन्ड किया तो हम पूरे तेहरान और सारे को मिट्टी में मिला देंगे। ईरान दबा नहीं। देखिए ईरान के साथ क्या है, ईरान के साथ अल्लाह है, वो अल्लाह से डरता है, वो इंसान से नहीं डरता। बाकी मौत और ज़िंदगी तो हाथ में है, मुसलमान के लिए तो मरना कोई बात ही नहीं है, शहादत में आता है। यहाँ तो एक ऐसा कंसेप्ट है कि मर के भी कुछ मिलेगा, ना मिले तो जीत है, मर गए तो कुछ, वहाँ जीत है। तो उन्होंने धमकी दी कि अगर अब आपने अटैक किया तो रेस्पॉन्ड ना करें, आप सोचे ना। लिहाजा उसके बाद आज 14 और 15 की रात के बीच जो ईरान ने अटैक किया वो अनइमेजिनेबल डिस्ट्रक्टिव साबित हुआ। तेल अवीव है और हफ्ज़ा है और कितनी जगहों पर जो पहले तो टीवी नहीं दिखा पाते थे, लेकिन सब इंटरनेशनल जो चैनल्स हैं उन सब ने दिखा, बुरी तरह से डिस्ट्रक्शन हुआ। और जबकि लोगों को कह दिया गया था कि बंकर्स में जाएं, तो वो बंकर में चले गए थे। अब सिचुएशन ये आ रही कि नेतन्याहू चाह रहा है कि किसी तरह से इस जंग में अमेरिका की एंट्री हो जाए,
और अमेरिका की एंट्री होती है तो यूरोप की भी, यूरोप में 3 है मेनली, तो ब्रिटेन, फ्रांस एंड जर्मनी, उनकी भी एंट्री होगी। और जब उनकी होगी तो अरब से भी सपोर्ट करेंगे। अरब तो अब भी सपोर्ट इंटरनली कर रहे हैं, हालांकि दिखाने के लिए वो बदलते रहते हैं, बट दे आर विद अमेरिका और इजराइल। इवन टर्की, जिसके ऊपर बहुत लोग यकीन करते थे और रिलाई करते थे, वो भी बहुत बड़ा धोखेबाज निकला है। एक तरफ गाजा में कत्लेआम चल रहा है और एक तरफ वो सामान इजराइल में सप्लाई करता रहा। उसकी क्रेडिबिलिटी बिल्कुल जीरो माइनस में आ गई है टर्की की। खैर, अब आप आ गई जो अब अंदाजा चुके में, जो मैं कहा, ट्रम्प जो है वो बहुत कैलकुलेटिव है। उसकी बात पे यकीन करना कि आज ये कहा तो कल क्या कहेगा, ही कैन चेंज 100, वो 180 डिग्री आसानी से टर्न ले सकता है। वही उन्होंने अब इंडिकेशन दिया, जैसे एक तो पहले दे दिया था, जो लोगों को याद नहीं है शायद, कि जब हुतीस जो थे, जो रेड सी से दरिया नील से जो आ रहे थे जहाज, उन पर अटैक कर रहे थे, जाने नहीं दे रहे थे इजराइल की तरफ, उससे अमेरिका का सभी का करोड़ों बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स का नुकसान हो रहा था। अमेरिका ने हुतीस के ऊपर अटैक भी किया, ईरान ने, इजराइल ने भी किया, लेकिन उनका कुछ बिगाड़ नहीं पाए, उन्हें क्रिपिल नहीं कर पाए। लिहाजा अमेरिका ने इंडिपेंडेंटली विदाउट इन्फॉर्मिंग इजराइल बायलैटरल उनसे समझौता कर लिया कि आप हमारे जहाज को अटैक नहीं करेंगे और हम आपको के खिलाफ खड़े नहीं होंगे। ये छोटी बात नहीं है। जो कमिटेड था इजराइल से, उसने ये करके दिखाया और इससे उसे सबक मिल जाना चाहिए था। अब ट्रम्प साहब को ये पूरी कोशिश में चुके। ट्रम्प साहब जो है वो, जो मैं कहा कैलकुलेटिव है, उनका प्रोग्राम वो चाह रहे हैं कि अगर ये जंग आगे एस्केलेट होती है, वो एंटर होते हैं, तो चाइना, रशिया, नॉर्थ कोरिया, ये सब भी एंटर होंगे। और जब ये एंटर होंगे तो देर में भी न्यूक्लियर वार, और न्यूक्लियर वार न भी हो, इतना बड़ा डिस्ट्रक्शन होगा कि पूरी दुनिया हिल जाएगी, तेल कुएं ख़त्म हो जाएंगे और चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, पूरी दुनिया सफ़र करेगी। अभी भी तेल की ऑलरेडी 15% से ज़्यादा प्राइस बढ़ चुकी है, जिसका अब असर आपको 2-4 दिन में नज़र आएगा। तो अमेरिका ने अब ये कहा कि वी कैन स्टिल ब्रिंग ए पीस। और आज का जो मीटिंग नहीं हुई है ओमान में मस्कत पे, उस पर अमेरिका ने ये नहीं कहा दिस द एंड, अब मीटिंग होगी। उसने कहा कि मीटिंग होगी, अभी चूँकि हालात ऐसे हैं। वही ईरान ने भी ये कहा कि इन हालात में मीटिंग करने से कोई फ़ायदा नहीं। ये पहले ही ईरान ने कह दिया, फिर अमेरिका ने भी कहा कि नो, ओके, बट वी विल कंटिन्यू द मीटिंग लेटर ऑन, यानी उन्होंने रास्ता बंद नहीं किया। तो अमेरिका, ट्रम्प जिस चीज़ को लेकर के इलेक्शन लड़े हैं कि दुनिया में पीसफुल माहौल करके वो अपना बिजनेस बढ़ाएंगे, मुल्क की तरक्की करेंगे, उन्हें ये सोचना पड़ रहा है कि अगर मैं इस जंग में, जो इजराइल की जंग है, उसमें कूदते हैं तो हम 10 साल पीछे हो जाएंगे, दुनिया 50 साल पीछे हो जाएगी। साथ साथ इन्होंने भी ये एश्योरेंस दे दी ईरान ने, जो पहले कहा था कि अमेरिका के जो मिलिट्री सेंटर्स हैं इराक में, सीरिया में एंड इन सो मेनी ऑल अराउंड अरब कंट्रीज़, कि अगर वो इन्वॉल्व होते हैं किसी तरह से, इजराइल को हेल्प करते हैं, तो हम उन सबको टारगेट करेंगे। तो जब अमेरिका ने अपना एटीट्यूड बदला है, तो उन्होंने भी कहा कि हमने किसी को टारगेट नहीं करेंगे, बी श्योर, लेकिन आप एंटर ना हो। ये उन्होंने ये किया। अरब्स का भी पहले ये था कि हम चाइना या ईरान ने कहा था कि अगर ये जंग बढ़ती है और अरब कंट्रीज उसे सपोर्ट देते हैं, तो अब हम चारों तरफ जो अरब कंट्रीज़ में, उन पे भी बम्बार्डमेंट करेंगे, उनके इंस्टॉलेशन ख़त्म करेंगे, मिलिट्री, ऑयल, एनर्जी, और हम तबाही लाएंगे। अब ईरान ने भी अपना, चूँकि वो भी नहीं चाहता कि एस्केलेट हो, वो भी चाहता पीस आए, लेकिन नॉट बाय फोर्स, एक अंडरस्टैंडिंग आए सबके बीच में, तब सीज़फायर हो, तब वार जंग रुके। तो उसने मैसेज क्लियर कर दिया कि हम
हमने अपना इरादा छोड़ दिया कि हम अरब कंट्रीज पे किसी पर अटैक करेंगे। तो ये जो दो खतरे थे, अमेरिकन को अपने बेसिस पे जो अटैक का, अरब्स को अपने ऊपर अटैक का, वो दोनों चीज़ें अमेरिका ने साफ कर दी। और मालूम हुआ है कि कल ही जो क्राउन प्रिंस हैं सऊदी के, उन्होंने ईरान से बात भी की है। तो इसका मतलब उनका एटीट्यूड में चेंज आई एंड दे आर रियलाइजिंग द कि अगर इसे एस्केलेट करेंगे और हम ये सोचे इसे तबाह कर देंगे तो उसके क्या नतीजे होंगे। अब उसके बाद आइए और चीज़ों के ऊपर कि देखिए गाज़ा के अंदर 20 महीने से जंग नहीं कहेंगे, मैसेकर चल रहा है एंड इट नॉट बिटवीन द टू नेशंस, टू स्टेट्स। जंग जो होती है वो दो मुल्कों के अंदर में होती है, तो इट्स नॉट ए जंग। चूँकि गाज़ा में जो हमास हैं उनके पास ना तो टैंक्स हैं, ना उन पर हवाई जहाज़ हैं, ना उनकी अपनी ऐसी कोई गवर्नमेंट है, ना उनका कोई रेवेन्यू है। वहाँ इजराइल जो भी कुछ इंसानियत के खिलाफ हो सकता था वो किया। कहने को 50-60 हज़ार लोग हैं, 2 लाख से ज़्यादा लोग मारे गए और 2-3 लाख लोग क्रिपल्ड हो गए। और कभी उन्हें नॉर्थ से साउथ गाज़ा में भेजता है, फिर वहाँ मारता है बम्बार्डमेंट, फिर कहता है नॉर्थ में जाइए वहाँ मारता है, हॉस्पिटल में इकट्ठा हुई है वहाँ मारता है, स्कूल में जाते हैं वहाँ मारता है, मस्जिदों में वहाँ मारता है, और कहता है यहाँ पब्लिक के बीच में हमास है, उन्हें हम टारगेट करते हैं। वही चीज़ अब उसके साथ हो रही है। आई विल कम टू दैट। इस वक्त जो तो आप दो चीज़ दूसरी सोचिए, लेकिन 20 महीने के अंदर भी वो उन निहत्ते लोगों पे उस एरिया पे ना तो कब्जा कर पाया और ना उसे खाली करा पाया। अब आइए ईरान के ऊपर। ईरान की पॉपुलेशन है 9 करोड़ और इजराइल की पॉपुलेशन है 70-80 लाख, 70 ही लाख करिए, 10 लाख के करीब वहाँ मुस्लिम्स हैं इजराइल के अंदर। कहाँ 9 करोड़ और कहाँ 70 लाख। एरिया वाइज आ जाइए। इजराइल का एरिया है 20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, 20,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, जबकि ईरान का जो एरिया है वो है 1.6 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर्स। उसके पास आर्मी जो है वो 10 लाख लोग हैं आर्मी में। तो वेल प्रिपेयर्ड है। तो ये जो लोग सोच रहे थे कि इतना आसानी से उसे ख़त्म कर देंगे, भूल जाए। जब आप वो गाज़ा ही में, जबकि गाज़ा में अमेरिकन का लेटेस्ट इक्विपमेंट, लेटेस्ट गोले, लेटेस्ट सब कुछ दिया जा रहा है, उसके बावजूद 20 महीने में उन निहत्तों को वो ना तो निकाल पाया ना कब्जा कर पाया गाज़ा के ऊपर। तो क्या ये मुमकिन है कि वहाँ ये कर पाए? हाँ, अब दूसरी स्ट्रेटजी चल रही है जिसमें नेतन्याहू साहब एड्रेस कर रहे हैं और बड़ी प्यार मोहब्बत दिखा रहे हैं ईरानीज के लिए कि आप हमारे दोस्त हैं, हमारे भाई हैं, आप खड़े होइए, हम आपको इसके साथ हैं। मीनिंग दे रहे भाई, जो अब चाह रहा, अमेरिका भी यही चाह रहा है, अरब्स भी यही चाह रहे हैं, सब लोग मिलकर के यही चाह रहे हैं कि रेजिम चेंज हो जाए। इट्स नॉट पॉसिबल। रेजिम चेंज नहीं होगा वहाँ, सेम गवर्नमेंट विल कंटिन्यू और उसी से आपको डील करना है। और जहाँ तक मैं समझाऊँ, ईरान किसी को ना तो मारने की सोचता है, ना किसी कंट्री पर अटैक किया उसने उसके ऊपर, बल्कि इराक से अटैक कराया गया, वो भी अमेरिकन ने कराया। तो ईरान की एक कल्चर है, ये सोचते थे कि उनके 10-15 जनरल मार करके साइंटिस्ट, उनका न्यूक्लियर प्लान भी ख़त्म हो जाएगा। और ये भी अब जो लेटेस्ट न्यूज़ आ रही है वो ये है कि देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि विद इन फ्यू डेज ईरान अपना न्यूक्लियर बम टेस्ट कर ले। इसका मतलब न्यूक्लियर बम उसने बना लिया है। और देखिए अगेन मैं कहूँ, जो डर
दहशत में दुनिया को ला रहा था नेतन्याहू, कि अगर इसने न्यूक्लियर बम एक्वायर कर लिया ईरान ने, तो हमारे वजूद को भी खतरा है, अरब्स को भी खतरा है, और पूरी दुनिया के लिए थ्रेट होगा। ऐसा बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान के पास एटम बम है, इंडिया के पास एटम बम है, क्या दुनिया को खतरा है? बल्कि इससे ये फ़ायदा हुआ है, दे आर लिविंग पीसफुली, कोई जंग नहीं इनके बीच में हो रही। अभी एक हल्की फुल्की सी हुई थी, वो भी चूँकि कुछ क्रिमिनल्स ने बॉर्डर्स पे एंट्री करके हमारे लोगों को कश्मीर में मारा, टूरिस्ट को, देन इंडिया हैड नो ऑप्शन बट टू रिस्पॉन्ड, दे रेस्पॉन्डेड। लेकिन वो ख़त्म हो गई विद इन नो टाइम, बहुत कम टाइम में उसे ख़त्म किया, चूँकि जंग किसी के इंटरेस्ट में नहीं। अफसोस की दूसरी बात यह है, हमारे मोदी जी ने यूक्रेन और रशिया के मामले में भी ये कहा कि वार इज़ नॉट ए सोल्यूशन। मीनिंग दे भाई, वार नहीं होनी चाहिए, अगर हो रही तो बंद हो। अभी रिसेंटली यूएन में एक रेजोल्यूशन आया, और उस रेजोल्यूशन में ये था मेनली कि वहाँ गाज़ा में सीज फायर हो। अफसोस की बात यह कि इंडिया ने उसमें वॉकआउट किया। इसका मतलब आप जंग को रुकवाने में या सीज फायर में इंटरेस्टेड नहीं है। देखिए, हर जगह ये नहीं चलेगा कि आप भी सही हैं और आप भी सही हैं और मैं भी सही हूँ। आपको जहाँ सच्ची बात का मामला है तो एक के साथ खड़ा होना पड़ेगा, वो कोई भी हो। अब ये SCO में भी आया, ये जो सिंघाई उसकी मीटिंग हुई, उसमें चाइना भी है, रशिया भी है। तो चाइना वहाँ एक रेजोल्यूशन लाया जिसने ये कहा कि ये कन्फ्लिक्ट ईरान इजराइल के बीच में गलत है, एंड नो डाउट एग्रेसर इज इजराइल। चूँकि वार तो इनिशिएट इजराइल ने की है, ईरान ने तो रेस्पॉन्ड किया है सिर्फ, उसमें भी आपने वॉकआउट करिए या उसमें साइन नहीं किया। इसका मतलब आप ये दिखाना कि हम इजराइल के साथ भी हैं और ईरान के साथ भी हैं, इससे ये बात ही नहीं। अगर ईरान ये कहता कि हम वार नहीं बंद करेंगे और इजराइल कहता कि नहीं वार बंद करना ही बेहतर है, तो हम इजरायली को सपोर्ट करते, चूँकि वार का होना गलत है। वार में आम जनता पिसती है। तो यहाँ हमने भी ना जाने किसी ने ये सूझबूझ दी है, ट्राई टू स्टैंड विद ट्रूथ। जालिमों के मुखालफत में खड़े हुए, विक्टिम्स के साथ खड़े हुए, तभी दुनिया सर्वाइव करेगी। और लगता है या तो ये वार जो चल रही है इस वक्त का मामूली डिस्ट्रक्शन नहीं, आप इमेजिन नहीं कर सकते जितना डिस्ट्रक्शन इजराइल में हो चुका, अनइमेजिनेबल है। तो ये वार या तो 2-4 दिन चल के बंद हो जाएगी, दुनिया की डिफरेंट पावर्स आएंगी बीच में और सीज फायर कराएंगी। सीज फायर का मतलब ये है कि ईरान की विक्ट्री है, क्योंकि ईरान ने वो कर दिया जो दुनिया में कोई सोच नहीं सकता है, और जो इजराइल सोच रहा था कि ईरान को दुनिया के नक्शे से ख़त्म कर दें, वो उल्टा होने जा रहा। तो अगर ये वार बंद हो गई और सीज फायर हो गई तो रजीम चेंज ईरान में तो नहीं होगा, लेकिन इजराइल में 100% होगा। नेतन्याहू विल बी बिहाइंड द बार और उसकी गवर्नमेंट जाएगी, दूसरी नई गवर्नमेंट आएगी। तो पूरी दुनिया का मैं बता दूं, पूरी दुनिया जो सही सोच रखने वाले, इर्रेस्पेक्ट ऑफ देयर रिलीजन एंड कास्ट, लेकिन ख़ास तौर से मुस्लिम्स, चूँकि दोज हु आर एनिमीज ऑफ इस्लाम, उन्हें खुशी होती है कहीं भी दुनिया में अगर इस्लाम के ऊपर अटैक हो, वो चाहे जिन पर अटैक हो रहा है इनके कितने भी करीब हों, उससे सिंपैथी नहीं होती, बल्कि उसे प्रमोट करते जो अटैक करे। तो अगर ईरान पिट जाता है, ईरान को तबाह कर देता है इजराइल, तो वो सिर्फ ईरान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए बड़ा तकलीफ देही होगा कि हर जगह फिर उन्हें तंग किया जाएगा। दूसरी चीज़,
इस वार को आप शिया, ईरान और इजराइल की ना समझें। ईरान ही ऐसा मुल्क है जो इस्लाम को बचाने के लिए हर जगह खड़ा होता है। ये जो हमारे बदकिस्मती है कि हमारे बाय लार्ज मीन 90% उलमाओं ने जो शियाओं को एक तरह से दिखा दिया कि ये काफिर हैं, ये गैर मुस्लिम है, ये ऐसे हैं, हेट्रेड क्रिएट की। बट ईरान हैज प्रूव्ड कि ही इज मच मच बेटर देन सुन्नीज लाइक मी। मैं भी सुन्नी हूँ, तो शिया सुन्नी में ना लाए इन चीज़ों को। इससे क्वेश्चन ऑफ इस्लाम, व्हाट इज इस्लाम? इस्लाम में सिर्फ 3 चीज़ें हैं: वहादत, अल्लाह एक, रसूल द प्रॉफिट ऑफ अल्लाह और द मैसेंजर ऑफ अल्लाह, जो कि उनका पैगाम अल्लाह से दुनिया तक लाए, एंड द कुरान द वर्ड्स ऑफ अल्लाह। तो जो आदमी इन तीनों पे यकीन करता है, कुरान पे फेथ रखता है, कुरान के तरीके से चलता है और हुजूर की ज़िंदगी को अपनाता है, ही इज़ ट्रू फॉलोअर ऑफ इस्लाम। तो इसे शिया भी मानते हैं, इसे बोरे भी मानते हैं, इसे सुन्नी भी मानते हैं, इसे सब पूरी दुनिया मानती है। जो ये डिवीज़न हुआ है वो हुजूर के इंतकाल के बाद हुआ है, और हुजूर हमारे जो प्रॉफिट हैं उनकी ज़िंदगी में इस्लाम कंप्लीट हो गया था, नथिंग वाज लेफ्ट। तो ये सब जो बाद के डेवलपमेंट हैं, दे आर नॉट पार्ट ऑफ इस्लाम। क्योंकि यहाँ तो ये हो रहा है, या तो आप मेरे अकीदे को मानिए वरना आप काफिर हैं। तो इसे इस वक्त पूरी दुनिया का मुसलमान और जितने सेकुलरिस्ट हैं, जितने लोग अच्छा सोचने वाले हैं, चूँकि ये भूल जाए मुसलमान तो अच्छा सोचता ही नहीं, इससे घटिया तो कोई आदमी ही बहुत कम मिलेंगे आपको। आप अपने चैनल्स में देखिए, चाहे विशाल शर्मा हो, चाहे 4 PM का शर्मा हो, चाहे रवीश कुमार हो, चाहे प्रसून वाजपेयी हो, चाहे अंजुम हो, ये सब हिंदू हैं, 99 सब ब्राह्मण हैं। यही आपकी जंग लड़ रहे हैं। हमें तो हिम्मत नहीं बोलने की। आपके तो जो आका अरब्स हैं, जिन्हें आप अपना बाप मानते हैं, वो नहीं कुछ बोल रहे, बल्कि दे आर पार्टी टू अगेंस्ट ईरान। वो तो चाहते हैं ईरान डिस्ट्रॉय हो जाए। ईरान अगर स्ट्रॉन्ग होता है तो पूरा दुनिया में पीस रहेगी, और ईरान ने कभी किसी गैर मुस्लिम को गलत तरीके से ट्रीट नहीं किया, ना अंदर ना बाहर। सुन्नीज ने जरूर किया है, समझे? दे आर द मोस्ट डिसिप्लिन कम्युनिटी। थैंक यू वेरी मच। ये मुझे कहना था। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।